Hi guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Futurismo Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Social Change and Social Order in Rural and Urban Society part 4. So guys, let's start with the new topic of this chapter. इस टॉपिक के अंदर इसके अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिटिक्स. अब हम ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिक्स की वजह से क्या क्या सोशल चेंजेस आ सकते हैं सोसाइटी के अंदर या आ चुके हैं. ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे और हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि हमारे जो किंग कब से हमारे सोशल चेंज स्टार्ट हुआ और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के अंदर हम सब कुछ पढ़ेंगे. अब सबसे पहली बात, ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा पॉलिटिक्स है वो तब से स्टार्ट. अब ऐसा तो है नहीं कि जो हमारा पॉलिटिक्स है वो ऐसा तो है नहीं कि जब से हमारी डेमोग्राफी आई है हमारे तब जब से पीएम हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए या मेरी ये सारे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तब से तो हमारा पॉलिटिक्स नहीं चल रहा. पॉलिटिक्स तो बहुत टाइम से चल रहा है. ब्रिटिशर्स से पहले भी हमारा पॉलिटिक्स चल रहा है. किंग्स एंड क्वींस में भी हमारा पॉलिटिक्स है. क्यों? कि अब नेक्स्ट किंग कौन बनेगा उस चीज का भी इनके बीच में कंपटीशन होता था. नेक्स्ट क्वीन कौन बनेगी, कौन किससे शादी करेगा, इट वाज इवन पॉलिटिक्स. वो एक पहले के टाइम में किंग्स कौन सी क्वीन से शादी करेंगे वो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन लव और एनीथिंग. वो इसलिए करते थे कि टेरिटरी के लिए, या अच्छा हाँ वो लोग बहुत स्ट्रांग है तो हमें उनसे शादी करनी चाहिए. उनको एक दूसरे से कनेक्शंस बनाने थे, फैमिली रिलेशंस बनाने होते हैं जिसके थ्रू आगे अपने अपने आप को और स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने अपने एम्पायर को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं. In the old ways of writings and recounting histories, the actions of kings and queens seem to be the most important force of social change. जो हमारे kings and queens के actions होते थे वो जिस तरीके से चीजों को conduct कराते थे, अपने obviously king is territory का, तो इस टेरिटरी में जो हो रहा है वो उस किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस किंग का काम है. तो यहाँ पे जो भी चीजें आ रही है वो किसका किसका काम, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारा प्रेशर किस पे, किंग और क्वीन पे, जो टेरिटरी के किंग और क्वीन है. In this sense, political forces has surely been among the most important cause of social change. The clearest examples are the history of war. How अब इसके अंदर मेनली जो हमारे वॉर्स होते थे वो हमारे लिए सबसे क्लियर एग्जाम्पल है किस चीज का, सोशल चेंज का हमारे लिए सबसे क्लियरेस्ट एग्जाम्पल है. When one society waged war on another and conquer or was conquered, social change was usually immediately concerned. अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये टेरिटरी है, ये प्लेस है ए, ठीक है. अब हम लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल. ये प्लेस है ए, दिस इज बी. अब ए कंपैरेटिवली इतना पावरफुल नहीं है, बी ज्यादा पावरफुल है. तो अब बी क्या करेगा, बी आएगा यहाँ, इन दोनों के बीच में वॉर हुई, ठीक है. इन दोनों के बीच में वॉर हुई, ए और बी के बीच में. फिर क्या होगा, बी जीत गया. क्यों जीत गया? क्योंकि बी इज मोर पावरफुल, इसके पास ज्यादा पावर है, इसके पास ज्यादा आर्मी है. तो ये जीता, तो इसने क्या करा, इसके ऊपर अपनी टेरिटरी बना लिया, इसके ऊपर अपना रूल इस्टेब्लिश कर लिया. तो अब क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर, ए जो जगह है वहां पे बुद्धिस्ट थे, या वो लोग, ये जो टेरिटरी है वहां पे बुद्धिस्ट लोग ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं. और यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग मतलब बुद्धिस्ट मॉन्क्स और ये सब कुछ है, यहाँ पे बुद्धिस्ट रिलीजन चल रहा है. बट जो बी एरिया है यहाँ पे हिंदू रिलीजन चलता है, यहाँ पे शिव जी को माना जाता है फॉर एग्जाम्पल. तो ये लोग क्या करेंगे, ये जगह जब इस जगह पे रूल इस्टेब्लिश करेगी तो वो इस जगह को ऑब्वियसली, अब ये ग्रीन तो रहा नहीं, ये भी ब्लू टेरिटरी हो गया. तो पहले यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज्यादा एग्जिस्ट करते थे, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो होता था, बट ये हिंदू है. तो इस किंग ने क्या करा, जब उसने ए को कंक्वायर करा तो उन्होंने वहां पे
अपने रिलीजन, अपने बिलीफ्स, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने टेम्पल्स एस्टैब्लिश कर दिए। तो ये इनके लिए तो एक बहुत बड़ा सोशल चेंज है, क्योंकि वो बिलीव ही नहीं करते थे शिव जी में, बट अब उनको बिलीव करना पड़ेगा क्योंकि उनके ऊपर अब किसी और का रूल आ गया है। तो इसके अंदर किंग्स एंड क्वींस के जो एक्शंस है, ऑब्वियसली ये किंग का एक्शन हुआ ना, तो ये जो किंग का जो एक्शन है उसकी वजह से पूरी सोसाइटी, पूरी एक टेरिटरी के अंदर चेंज आ गया, क्योंकि अब उनका जो किंग है वो हार चुका है और दूसरा किंग उन पे रूल एस्टैब्लिश कर चुका है। तो ये मतलब होता है, ऑब्वियसली दीज आर द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज। ये इमीडिएटली होगा, उसको जो चाहिए वो इस जगह पे एस्टैब्लिश कर देगा, उसकी मर्जी है, वो शिव जी का रूल, शिव जी को वहां पे बोले कि सबको शिव जी को वर्शिप करना है, तो जैसे होगा वैसे उनको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब उनके ऊपर उसी किंग का रूल है। तो वो कैसे भी सोशली अपने हिसाब से जो चीजें वो यहाँ फॉलो करेगा, ऑब्वियसली वो यहाँ पे फॉलो करवाएगा। तो ऐसे वो इस जगह के लिए एक बहुत ड्रास्टिक और इमीडिएट चेंज हो गया। The USA won a famous victory over Japan in the Second World War। जब हमारा 1945 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो क्या हुआ था, जो यूएस से था उसने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दी थी। हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंके गए थे, लिटिल मैन, लिटिल बॉय, और ऐसे बॉम्ब्स फेंके गए थे, 2 बॉम्ब्स फेंके गए थे, एक हिरोशिमा में, एक नागासाकी में। तो ये कब फेंके गए थे, जब वॉर खत्म हो चुका था। बस यूएसए ने जापान पे इसलिए, मतलब वहां पे हिरोशिमा और नागासाकी भी इसलिए बॉम्ब फेंके थे, बस उनको ये दिखाने के लिए कि हम सुपीरियर है, हम तुमसे ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वॉर बॉम्ब्स नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो इससे क्या हुआ, अभी तक इतने टाइम तक जापान को, हिरोशिमा और नागासाकी, जापान के लोगों को वो चीज फेस करनी पड़ती थी, क्योंकि वहां पे जो फिजिकली बच्चे फिट बॉर्न नहीं होते थे, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पे पॉलिटिकली पावरफुल कौन है, यूएस से, तो उसने जापान को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करा था, partly through the use of weapons of mass destruction never seen before in human history। यूएसए ने जब पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब्स दिखाए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले किसी ने भी इन द होल ह्यूमन हिस्ट्री किसी ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं देखे थे। तो ये बहुत, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और बहुत सबके लिए डिस्टर्बिंग हो गया था। After the Japanese surrendered, the USA occupied and ruled over Japan for several years। उन्होंने तब भी जब जापान ने सरेंडर कर दिया था, जापान नहीं जीत पाया था, उसके बाद यूएसए ने उन पे रूल एस्टैब्लिश करा था, और रूल एस्टैब्लिश करा। अब यूएसए अपने हिसाब से जापान में चीजें चलाएगा। तो क्या क्या चीजों में चेंजेस आए थे वहां पे, लैंड फॉर्म्स में एंड जापानीज इंडस्ट्रीज में। पॉलिटिकल चेंजेस नीड नॉट ओनली बी इंटरनेशनल। अभी तो हमने एक इंटरनेशनल पॉलिटिकल चेंज पढ़ा था कि यूएसए की वजह से जापान में क्या क्या चेंजेस आए, बट इट इज नॉट नेसेसरी एवरी टाइम कि हाँ इंटरनेशनल चेंजेस भी होंगे, नेशनल चेंजेस भी हो सकते हैं। मूवमेंट डिड नॉट ब्रिंग अबाउट पॉलिटिकल चेंज इन द फॉर्म। अब हमारा जो इंडिपेंडेंस था, इंडिया का इंडिपेंडेंस, ये नहीं था कि ब्रिटिशर्स चले गए। हाँ, ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि हाँ इंडिपेंडेंस हो गई, हमारे ब्रिटिशर्स चले गए तो हमारी सोसाइटी पहले जैसी हो गई थी, बट नहीं, ब्रिटिशर्स से पहले, ये ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड है, ठीक है, ब्रिटिशर्स से पहले तो हमारे किंग्स होते थे, क्वींस होती थी, एम्परर्स होते थे, मुगल्स एग्जिस्ट करते थे, हमारे शाहजहां हो गए, ऐसे इतने इतने बड़े बड़े किंग्स एग्जिस्ट करते थे। बट क्या हुआ, हमारी सोसाइटी ऐसी थी, ब्रिटिशर्स आए, ब्रिटिशर्स ने सोसाइटी अपने हिसाब से चेंज करी, पूरे इंडिया को एक ऑल ओवर चेंज में जाना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा तो हुआ नहीं कि उसके बाद फिर से किंग्स और क्वींस आ गए, नहीं, सोसाइटी के अंदर क्या आ गई, डेमोग्राफी, सोसाइटी इंडिपेंडेंट हो गई। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि सिर्फ हमारे ब्रिटिशर्स के बाद इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, हमारी सोसाइटी बहुत चेंज हो गई थी, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे सोशल चेंजेस आए थे। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स है। पहले किंग्स रूल करते थे, फिर ब्रिटिशर्स ने रूल करना स्टार्ट करा, उसके बाद फिर हमारी डेमोक्रेसी आ गई, और डेमोक्रेसी के ऊपर हमारा इंडिया चलने लग गया था। तो हमारी इंडियन सोसाइटी बहुत ज्यादा खुद ही चेंज हो गई थी। उन्होंने सोच लिया था कि हाँ हमें किंग्स एंड क्वींस का रूल्स फिर से नहीं चाहिए, हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए जैसे और सारी कंट्रीज है। Considering from this viewpoint,
universal adult franchise or one person one vote principle is probably the single biggest political change. पहले के टाइम पे वुमेन्स को वोट देना अलाउड नहीं था, ठीक है, लोअर कास्ट को वोट देना अलाउड नहीं था, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे बड़ा हमारी कंट्री में चेंज था कि हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंट्रोड्यूस कर दिया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टैब्लिश कर दिया था, जिसके हम इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने वुमेन्स को वोट दिया था, राइट दिया था वोट करने के लिए। उस टाइम हमारे यूएसए तक में वुमेन्स को राइट नहीं था, बट हमारे इंडियन वुमेन्स को राइट दिया गया था। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल चेंज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below or contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.